तो बेटा हम दो कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं कैपिटल अकाउंट के। फर्स्ट वाज बोरोइंग एंड द सेकंड वन वाज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हर चीज को आप किस नजरिए से देखते हो कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है या फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे कौन बताएगा बेटा, बोरोइंग्स में हमने कौन से दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे? ये जो लिख रहे हैं ये नहीं, इनके अलावा नाम बताए थे मैंने कल। बाय मेमोरी किसी को याद हो, क्योंकि मैंने सेंड तो किया नहीं अभी, है ना। बाय मेमोरी किसी को याद हो बेटा, एक तो था एक्सटर्नल असिस्टेंस और एक था आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, और दोनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इसी तरह से दो कंपोनेंट्स है बेटा, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईआई। एफडीआई का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने, कोई बताएगा मेरे को? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर जब फॉरेन से जब फॉरेनर्स आके अपने एसेट्स में एसेट्स परचेज करते हैं, जब फॉरेनर्स आके हमारे यहाँ इंडिया में एसेट्स परचेज करते हैं उसको एफडीआई कहते हैं। बेटा मैंने खुद को करेक्ट किया था कल, याद है सर? शेयर्स खरीदते हैं सर एफडीआई में तो। हाँ नहीं 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 एफडीआई में शेयर्स खरीदते हैं और अरे सर ऑपरेट करते हैं वहाँ फॉरेन। देखो फॉरेन कंपनीज अपने इंडिया में आगे ऑपरेट करती है वहाँ पे बिजनेस। हाँ, एफडीआई का मतलब है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो इंडिया ही आ जाती है और इंडिया के डायरेक्टली बिजनेस करती है, उसको कहते हैं एफडीआई। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था आपको एफआईआई। बेटा एफआईआई जो होता है वो होता है किससे रिलेटेड? शेयर से रिलेटेड। ठीक है, एफआईआई का दूसरा नाम क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और वो होता है शेयर से रिलेटेड, कि भाई बाहर की कोई कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लेती है, उसको एफआईआई बोलते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जो एफडीआई होता है ना, उस एफडीआई के अंदर एफआईआई ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ी टर्म जो है वो क्या है बेटा? एफडीआई। और ज्यादा रिस्की क्या है हमारे कंट्री के लिए, वो भी मैंने बताया था आपको, वो भी है एफडीआई। ठीक है, तो याद रखना एफडीआई का मतलब तो क्या होता है कि जब बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके डायरेक्टली बिजनेस ही करना स्टार्ट कर देती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, एसेट्स खरीदती है, आउटलेट्स बनाती है, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका? वॉलमार्ट के जो स्टोर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो एफआईआई होता है, इसमें ओनली कंपनी आके बिजनेस नहीं करती, ओनली शेयर परचेज करती है बाहर बैठे बैठे कि चलो यार शेयर खरीद लेते हैं, कुछ तो रोल रहेगा हमारा उस कंपनी में, है ना। ओनली शेयर परचेजिंग का काम होता है, वो किसमें होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बेटा जो तीसरा कंपोनेंट था ना हमारा, उस पे हम आ जा रहे हैं अदर्स। और ये जो अदर्स है इसमें टोटल मिला के 3 है ना। थोड़ा ध्यान से समझना होगा इसको। इसको मैंने लिखा नहीं है, बस एक बार लर्न कर लेना ऐसे ही, मीनिंग थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा काम का भी नहीं है, लेकिन बस नॉलेज की बात है इसलिए हमें पता होना चाहिए। ये भी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। क्या क्या? नंबर 1 एनआरआई डिपॉजिट्स। बेटा एनआरआई डिपॉजिट्स क्या होता है? एनआरआई डिपॉजिट्स का मतलब है कि ऐसे डिपॉजिट्स जो किसने किए हैं? एनआरआईज। एनआरआईज का मतलब समझते हो? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। मतलब इंडियन ओरिजिन के जो लोग बाहर रहते हैं और बाहर रह करके जॉब करते हैं, उनको एनआरआईज कहते हैं, है ना। तुमने सुना होगा ना, पहले फिल्मों में काफी कहा करते थे हर लड़की का सपना होता है एनआरआई से शादी करना, है। जबकि होली 10 में से 1 की है, लेकिन फिर भी सपना होता है एनआरआई से शादी करना। हाँ, तो वो एनआरआई होता है जो बाहर रह के जॉब करता है ना, इंडिया से बाहर रहते हैं और वो इंडिया के है, तो इंडिया के ओरिजिनली, है ना, है तो वो इंडियन, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? रेजिडेंट कहाँ के हैं? किसी और कंट्री के। ठीक है, अच्छा अब ये देखो कि एनआरआई इंडिया में पैसा भेजता है तो बेटा वो एक अलग चीज होती है, उसको हम इंक्लूड करते थे यूनिलैटरल ट्रांसफर में, इनविजिबल आइटम्स में, करंट अकाउंट में, है ना। यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव करना वो एक अलग चीज थी। लेकिन यहां जो बात हो रही है वो पता है किसकी बात हो रही है? कि जो एनआरआई है ना, जो इंडिया से बाहर रहता है, उसने मनी डिपॉजिट करवा रखी है इंडिया में, किसी को दे नहीं रहा, वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, उसने सिर्फ डिपॉजिट करवा रखा है। ओके, जैसे मान लो कि कोई एनआरआई है, उसका इंडिया में भी एक अकाउंट है बैंक में, और वो इंडिया में अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाता है। ठीक है, तो डिपॉजिट के लिए जो वो पैसा देता है ना उसमें, और अपने माता पिता के लिए जो पैसा भेजता है उसमें, दोनों में बेटा फर्क है, याद रखना।
एक तो होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये वो है जो आप किसी रीजन से भेज रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए भेज रहे हो या अपने लव्ड वंस के लिए भेज रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एनआरआई डिपॉजिट्स, बेटा नाम से पता लग जाता है डिपॉजिट का मतलब कि एनआरआईज ने इंडिया में डिपॉजिट करवा रखा है, अपनी सेविंग करते हैं वो इंडिया में, और इंडिया में वो पैसा उन्होंने डिपॉजिट करवा रखा है बिकॉज वो इंडिया के रेजिडेंट है, सॉरी सिटीजन है, रेजिडेंट नहीं सिटीजन है, तो वो अकाउंट खुलवा सकते हैं इंडिया में, और वो अकाउंट खुलवा करके उसमें पैसा भी जमा करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि बाहर कोई रहने वाला इंडिया में पैसा जमा करवाता है तो उसको कहते हैं बेटा एनआरआई डिपॉजिट्स। और याद रखना दोनों में फर्क करना सीख जाना कि यूनिलैटरल ट्रांसफर में और इसमें अंतर है, ओके, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। बोलो क्या सबको बात समझ में आई मेरी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक है। बुक में भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि बेटा करंट ट्रांसफर से बिल्कुल मिक्स ना करें इसको, इसको अलग रखें। करंट ट्रांसफर अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये तो जो आपके एनआरआईज डिपॉजिट्स करवाते थे ना, है ना, इंडिया में, ये वो चीज है ना, प्रॉपर डिपॉजिट है। अच्छा, दूसरा आता है बेटा बैंकिंग कैपिटल पे। ये क्या चीज है भाई, सुनना बहुत ध्यान से। मान लो कि इंडिया का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन तुमने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पे हर जगह ब्रांच है। सुना है आप लोगों ने ऐसा? यस सर। यस सर। जैसे आप किसी Yes, बड़ी sir. कंट्री में जाते हो, एसबीआई का आपके पास अगर कार्ड है तो आपको वहां पे एसबीआई फैसिलिटी देता है कि आप अपना डेबिट कार्ड लगा के वहां की करेंसी भी निकाल सकते हो आप उस कंट्री की। हाँ, आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा, एसबीआई आपसे चार्ज करेगा कि हम कन्वेंस फीस लेंगे आपसे, है ना, लेकिन इतनी बड़ी फैसिलिटी आपको ये देते हैं, ठीक है। तो ये बैंक्स जो होते हैं ना किसी भी कंट्री के, वो दूसरी कंट्री में भी अपनी ब्रांच खोलते हैं। अब बेटा जब एक कंट्री का बैंक दूसरी कंट्री में ब्रांच खोलेगा तो वहां पे उनकी बिल्डिंग भी होगी, है ना, उनके आउटलेट होंगे, उनकी व्हीकल्स वगैरह होंगे, उनका पूरा सिस्टम होगा, फर्नीचर वगैरह होगा, एसेट्स होगी, टोटल मिला के अगर मैं बोलूं उनकी एसेट्स होंगी। बेटा जब भी बैंक क्या करता है, जब भी बैंक अपनी एसेट्स को जो उनकी कंट्री से बाहर है उसको जब लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, अल्टीमेटली मैं बोलूं जिसको बेच देता है, तो उससे जो पैसा आता है वो होता है बेटा क्या, कैपिटल अकाउंट का एक ट्रांजैक्शन, और उसी को कहते हैं बैंकिंग कैपिटल, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है इसका। बैंक्स ने जो एसेट्स अपनी क्रिएट कर रखी है उनको जब वो लिक्विड में कन्वर्ट करवाते हैं, जब बेच देते हैं, तो उससे जो पैसा आता है ना बेटा, उसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं बैंकिंग कैपिटल, है ना, बैंक की कैपिटल एसेट्स ऐसा कह सकते हो, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि जो बैंक की कैपिटल थी वो बैंक को रिटर्न हो, ओके। कैपिटल हम सब जानते हैं, कैपिटल क्या होती है बेटा, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लगाते हो। तो जब बैंक ने स्टार्ट किया होगा तो बैंक ने कैपिटल लगाई होगी, उससे एसेट्स खरीद ली होगी, अब बैंक को वापस वो कैपिटल मिली, मतलब बैंक ने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करवा दिया, बैंक ने उसको बेच दिया, ठीक है। ये कहलाती है आपकी बैंकिंग कैपिटल। और बेटा ये एक इनफ्लो होता है ना, याद रखना। और ये कहाँ पे आएगा, आपके क्रेडिट साइड में आता है ना, कैपिटल अकाउंट वाले पोर्शन में, ठीक है। ये हो गया बेटा आपके बैंकिंग कैपिटल। बताओ इंट्रोडक्शन मिल गया, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ये कुछ भी नहीं है बेटा, जो बैंक अपनी फॉरेन एसेट्स होती है ना उनको जब लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे जो इनफ्लो होता है ये वही होता है, ठीक है। जैसे एसबीआई ने अपनी कोई ब्रांच बंद कर दी, मान लो यूएस में, मान लो न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में इनकी एक क्या थी, एसबीआई की एक ब्रांच थी। अब वो ब्रांच उन्होंने बंद कर दी, तो वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, बिल्डिंग को, फर्नीचर को, सबको सेल कर दिया, है ना। तो सेल करने से बताओ वो जो मनी है वो वापस अब हमारी कंट्री में आ जाएगी ना, यस और नो? यस सर। तो बेटा ये जो लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है इसी को कहते हैं बैंकिंग कैपिटल, ठीक है। ये हो गया आपका बैंकिंग कैपिटल। तीसरा होता है और लास्ट होता है बेटा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ये पहले आ चुका है, किसी को मालूम है क्या? पढ़ाया था बेटा मैंने आपको, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट के नाम से आया था, हमने पढ़ा ही। बेटा मैंने आपको लर्न करवाया था
कि जब भी फॉरेन ट्रेड होता है ना दो कंट्रीज के बीच में, तो मैंने आपको बताया था कि जो शिप से गुड्स का आना जाना होता है उसमें काफी समय लगता है। मैंने एग्जांपल दिया था, कई बार जहाज फंस भी जाते हैं, याद आया? यस सर। और इस केस में अगर सामने वाले को गुड्स बहुत देरी से पहुंचता है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको वो पेमेंट हाथों हाथ कर दे। जैसे इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया ने यूएस में एक्सपोर्ट किया कुछ, अब जब तक बेचारे यूएस वाले के पास माल नहीं पहुंचेगा, क्या आप उससे उम्मीद करते हो कि वो पेमेंट कर दे आपको? नो सर। अब मान लो 1 महीना लग गया यूएस तक माल पहुंचने में, तो क्या आप 1 महीने तक हम वेट भी नहीं कर सकते? लेकिन आप मांग भी नहीं सकते हो, बिकॉज ये फेयर नहीं है। तो मैंने तुम्हें बताया था इसके लिए क्या होता है, मैंने कहा था बेटा इसके लिए शॉर्ट टर्म एक बिल लिखा जाता है, और वो बिल किसके जरिए होता है? आरबीआई के जरिए। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? आरबीआई करता है ये वाला काम आपके लिए। और वो जो बिल होता है वो जनरली कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। पढ़ाया तो था मैंने आप लोगों को। यार तुम लोग भूल गए क्या? 3 महीने का बिल होता है जिसका पेमेंट आप कितने महीने बाद मांगोगे? बोलो 3 मंथ्स के बाद। एक 3 मंथ एक स्टैंडर्ड पीरियड है जो ये माना जाता है कि सामने वाला क्या कर देगा, उस पीरियड में सेल कर देगा, है ना, और आपको पैसा दे देगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। बात इतनी सी है यहाँ पे कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट होता है ये वही होता है जब दो कंट्रीज के ट्रेडर्स या डीलर्स आपस में बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो पेमेंट जो है वो डायरेक्टली नहीं करते, वो एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट के जरिए करते हैं। और वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। और 3 महीने बाद पेमेंट देना या पेमेंट लेने की बात होती है ना, और ये सब पहले भी लिखा होता है। ओके, तो बच्चों ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ये पढ़ा था हम लोगों ने, आई थिंक ये लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है इसमें भी तो मनी का आना और जाना होता है। ओके, लेकिन आप बेटा इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बोल सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो आप लेते हो ना वहां पे बेटा वो वैल्यू होती है गुड्स की, लेकिन ये यहां जो आप ले रहे हो ये बेटा एक्चुअल मनी की वैल्यू है जो आपको अभी नहीं मिल रही है, आपको ट्रांजैक्शन होने के 3 महीने बाद मिल रही है या आप पे कर रहे हो, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो बेटा जब भी आप 3 महीने बाद इसको पे करते हो तो आपका ये आउटफ्लो हो जाता है, और अगर आप रिसीव करते हो तो यही आपका इनफ्लो भी हो जाता है। ठीक है, ये उसी बिल की बात हो रही है, उसी बिल के पेमेंट की बात हो रही है जो हम लोगों ने देखा था, जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। इसका आप जब पेमेंट करते हो तो आपके लिए ये आउटफ्लो हो जाता है, जब इसका पेमेंट आप रिसीव करते हो तो ये बेटा इनफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ये भी आपका एक तरह का कैपिटल ट्रांजेक्शन है। ओके, बिकॉज इसका टाइम पीरियड है बेटा 3 महीने का, तो टाइम लगता है इसलिए इसको कैपिटल ट्रांजेक्शन में रखा गया। ठीक है, ज्यादा कोई भारी भरकम चीजें नहीं है और ना इनके डिटेल में घुसने की जरूरत है, बस आपको नाम याद रखना है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा, डिटेल नहीं पूछेगा एमसीक्यू में वो, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज इनकी होनी चाहिए। जैसे एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है कि जब बाहर के जो एनआरआईज हैं वो इंडिया में डिपॉजिट करवाते हैं, पैसा भेजते हैं, वो तो करंट अकाउंट में आ गया, डिपॉजिट जो करवाते हैं उसको कहते हैं एनआरआई डिपॉजिट। दूसरा बैंकिंग कैपिटल, कि जब इंडिया के बैंक जिन्होंने बाहर क्या अपनी ब्रांचेस ओपन कर रखी है, जब वो अपनी ब्रांचेस की एसेट्स या जिनको आप कह सकते हो फॉरेन एसेट्स को जब वो लिक्विड में कन्वर्ट करवाते हैं या जब बेच देते हैं, तो बेटा उससे जो मनी आती है वो भी हमारा एक कैपिटल ट्रांजेक्शन है, वो एक रिसीट है ना, इनफ्लो है। और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो और वो भी किसके बेसिस पे? शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट के बेसिस पे, है ना। अगर आप इमीडिएट बेसिस पे करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे करते हो ना, वो 3 महीने वाला बिल लिख के, तो फिर जब उसका पेमेंट होगा या फिर जब आप उसको रिसीव करोगे वो भी एक कैपिटल ट्रांजैक्शन होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये 3 भी कैपिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। बोलो, ये तीनों की बेसिक नॉलेज मिल गई सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा मैंने इनको डिटेल में लिखा भी नहीं है ना, जरूरत भी नहीं है डिटेल में लिखने की, क्योंकि बस हल्का हल्का याद रखो। अभी रिकॉर्डिंग होगी लेक्चर की, जरूरत पड़े तो एक बार और देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे नाम ही सब कुछ बता देते हैं, है ना, बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में याद रखो। लेकिन हाँ ये जरूर याद रखना कि इनके नेम क्या होते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन जरूर बन सकता है ना, कि कैपिटल अकाउंट के जो अदर वाला जो सेक्शन है, जो अदर वाला जो कंपोनेंट्स वाला सेक्शन है,
उसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये पूरा चार्ट अब हम पढ़ चुके हैं। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं। अब आप लोग क्या करो, इस पूरे पे नजर मारो और ये सारा आ गया क्या, ये मेरे को बताओ। नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। वैसे एक बात बता दूं आप लोगों को बेटा, मैं एक बात और बता दूं, वैसे तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको, अभी नहीं पढ़ेंगे। एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है करंट अकाउंट, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है जिसको कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है भाई? देखो ये कुछ भी नहीं होता, ये एक बैलेंसिंग आइटम है। बिकॉज तुम्हें पता है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये सब जब आप लिख दोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस निकालोगे या टोटल लगाओगे, तो क्या टोटल हमेशा टैली करता है बेटा? नहीं करेगा, उसमें डिफरेंस आएगा। तो वो जो डिफरेंस आएगा ना, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे अकाउंटेंसी में तुम सस्पेंस अकाउंट लिख दिया करते थे, ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं होता तो क्या लिखते हो? सस्पेंस अकाउंट। उसी तरह से जब बैलेंस ऑफ पेमेंट मैच नहीं होता, टैली नहीं होता है, तो डिफरेंस जो है उसको कहां से पूरा किया जाता है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। अब ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है बेटा? ये कुछ भी नहीं होता, ये फॉरेक्स होता है आपकी कंट्री का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसका कस्टडियन कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो अगर मान लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है या डेफिसिट है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में उसको पूरा कौन कर देगा? ऑफिशियल रिजर्व से पूरा कर दिया जाएगा, आरबीआई उसको पूरा करवा देगा। बिकॉज बेटा कई सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो छुपके होते हैं, जिसमें फॉरेन करेंसी का आना जाना पता नहीं लगता। तुमने हवाला का नाम सुना होगा, हवाला कारोबार होता है, सुना है किसी ने? नो यस सर। सर। सुना है हवाला होता है। दाऊद इब्राहिम का नाम सुना है? यस सर। क्या Yes, करता था sir. वो? हवाला करता था वो, डॉन था बहुत बड़ा वो। काला बाजारी, हवाला आप समझ जाओ, काला बाजारी, फॉरेन करेंसी की काला हाँ। बाजारी। तो अगर फॉरेन मेरी करेंसी मानवेंद्र को सब पता है सर इसके बारे में। क्या? अच्छा मानवेंद्र को पता है, अच्छा तो मानवेंद्र सर से क्लास इसने लेंगे। ताज होटल पे भी तो अटैक करवाया था। अच्छा तूने करवाया था क्या? अभी रुको, अभी भेजता हूँ किसी को। अरे सर मैंने नहीं करवाया सारा था। का सारा सर इसी के अंडर हुआ था ये। चलो 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 ध्यान दो। दाऊद तो बेटा इब्राहिम ये जो काला बाजारी होती है ना, इसमें फॉरेन करेंसी का आना जाना ऐसे हो जाता है कि हमें पता भी नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को पता भी नहीं पड़ता। तो तुम खुद सोच लो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे टैली होगा, है ना? टैली नहीं हो सकता। तो बेटा ये जो आपके ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, ये काम आता है आपको इसको बैलेंसिंग करने में। समझ में आ रही बात? ये काम आता है बैलेंसिंग करने में। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा टॉपिक है, और अगर ध्यान से ना पढ़ा जाए तो एक अक्षर समझ में नहीं आएगा इसका। ये 3 टॉपिक है बेटा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनको एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। और हो सकता है कि मैं मंडे को आपकी क्लास थोड़ी बड़ी ले लूं, है ना? बिकॉज ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको मुझे कंटिन्यूअसली पढ़ाना है ना? हो सकता है अनूप सर का मैं ऑफ करवा दूं और मैं 2 घंटे क्लास ले लूं आपकी। ये 3 टॉपिक है, कौन कौन से? एक तो है बेटा आपके ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, एक है आपके अकोमोडेटिंग, और क्या था नाम, दूसरा नाम निकल गया दिमाग से, क्या नाम था यार? अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स, है ना? ये दोनों आइटम्स क्या होते हैं, और एक साथ में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 3 टॉपिक हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और इसको विद एग्जांपल समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझा, बिकॉज देखो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, बुक्स में तो ये लिखा हुआ है, किसी बुक में ये टॉपिक ज्यादा दिए हैं, किसी में कम दिए हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं अगर आपने इनको नहीं समझा तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका अधूरा रह जाएगा। मैं चाहूं तो तुम्हारा चैप्टर यही खत्म कर सकता हूं, है ना? ऑफिशियल रिजर्व का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा के तुम्हारा चैप्टर में यही खत्म कर सकता हूं, बिकॉज ज्यादा पोर्शन इसमें से कभी आया नहीं है ना? एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस में से तो आ जाता है बहुत बार, है ना? लेकिन बहुत ज्यादा पोर्शन कभी आया नहीं है। लेकिन बेटा ये चीज ऐसी है कि अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना बेकार है। ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना बेकार है अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो। अब तुम खुद सोचो, अकाउंटेंसी तुम पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी में तुम्हें अकाउंट बनाना सिखा दिया, लेकिन उस अकाउंट को टोटल लगा के क्लोज करके बैलेंस निकाल के नेट प्रॉफिट निकालना नहीं सिखाया, तो बताओ अकाउंटेंसी पढ़ना किसी काम का है क्या फिर? क्या अकाउंटेंसी पढ़ना हमारा किसी काम का है? नहीं है। नो सर। इस तरह से बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट को बंद करना भी हमें आना चाहिए, इसको बैलेंस करना भी आना चाहिए, और इसका पूरा सिस्टम है बहुत तगड़ा वाला, है ना? क्योंकि तुम जब पढ़ोगे अभी ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट मैंने बोला ना,
अगर आप चाहो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप इसको कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट भी मान सकते हो, और अगर आप इसको कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट मान लेते हो तो हमेशा आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका टैली करेगा और उसका टोटल 0 होगा, है ना। अब ये बड़ी भारी भारी बातें, इनको बेटर रहेगा कि हम एक साथ पढ़ेंगे, और वो भी कब, जब अगली क्लास होगी। अगर मैंने अभी तुम्हें पढ़ा दिया तो कल के टेस्ट के लिए जो तुमने पढ़ा है ना वो तुम भूल जाओगे और इनके सपनों में खो जाओगे, क्योंकि वो नॉलेज वाली चीजें ये जो हम पढ़ेंगे, है ना। और तुम सोचते रहोगे उसके बारे में, अरे यार ये क्या चीज बता दी सर ने, अरे यार ये क्या बता दिया, तुम सोचते रह जाओगे। इससे अच्छा कल पहले टेस्ट दो, अगर मुझे ठीक लगता है तो कल मैं तुम्हें बता दूंगा संडे को क्लास रख लेंगे, है ना, नहीं तो फिर मंडे को 2 घंटे तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग भाई, जो इसका पिछला वाला चैप्टर था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, मैं उसकी पीपीटी खोल दूंगा और तुम्हें समझा दूंगा। कोई टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, टाइम दे रहा हूं तुम्हें, सोच लो।